अच्छा तो जी, आज किस पे चर्चा करेंगे हम? एटीपी सीपी सिस्टम। ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा सबने, एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। पता है? व्यक्ति को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, हर काम के लिए। अब मैं कुछ भी करूंगा, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ऊर्जा की। और कार्य ना भी करे, ऊर्जा की आवश्यकता तो तब भी है शरीर में। पता है ना? अच्छा, ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा हमें देता कौन है? शरीर में ऊर्जा का सोर्स है क्या जी? डायरेक्ट जो ऊर्जा का सोर्स है एटीपी। ठीक है। शरीर में सीधे सीधे ऊर्जा का सोर्स क्या है? एटीपी। ठीक है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन भोजन में तो हम एटीपी नहीं खाते। हम तो क्या करते हैं जी, भोजन लेते हैं। भोजन लेते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है जी, समझ आया? ऊर्जा की व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तैयार मात्रा में ऊर्जा कहाँ होती है? एटीपी में। और हम क्या कह रहे हैं कि हम एटीपी सीधे सीधे नहीं खाते, हम तो क्या खाते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ये एटीपी कहाँ से आया? ठीक है। एटीपी की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया। अपने भोजन में क्या लिया जी? कार्बोहाइड्रेट लिया, किसी भी फॉर्म में लिया। कार्बोहाइड्रेट सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में से हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, वो क्या होगा? कहां पहुंचेगा? सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा और पाचन तंत्र में उसको तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किस चीज में? ग्लूकोज में। ठीक है जी। हमारा पाचन तंत्र किसको? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर देगा? तोड़ के एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल शुगर में तोड़ देगा। ठीक है। कहां पे है अभी ये भोजन हमारा? छोटी आंत में है। छोटी आंत में इसको ग्लूकोज के रूप में चेंज कर दिया गया। यहां से इसको कौन लेके जाएगी? हमारी ब्लड वेसल। यहां से हमारी कौन लेके जाएगी इसको? ब्लड वेसल। कहां पे पहुंचेगा ये? हमारा ब्लड में पहुंच गया। ठीक है जी। ब्लड में क्या आ गया? शुगर आ गया। बात समझ आ गई? ब्लड में क्या आ गया जी? शुगर आ गया। अब ये ब्लड किसको देगा? कोशिकाओं को। ये किसको देगा? कोशिकाओं को। इसने किसको दे दिया? कोशिकाओं को। और कोशिका ने इसका क्या कर दिया? ग्लूकोज का क्या कर दिया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है जी। हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया, हमारे पाचन तंत्र ने उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया। ग्लूकोज हमारी ब्लड वेसल के माध्यम से हमारे ब्लड में गया। ब्लड से वो कहाँ पहुंचा? कोशिका में। और कोशिका ने उस ग्लूकोज को तोड़ के क्या कर लीजिए? ऊर्जा प्रदान कर दी, माने कि एटीपी का निर्माण कर लिया। और ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कर दिया इस ग्लूकोज का। बात समझ आएगी? लेकिन हमने तो काफी सारा कार्बोहाइड्रेट लिया था अपने भोजन में, बहुत सारा हमारे पास ग्लूकोज है। कोशिका को इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करेगा? ब्लड जितना कोशिका को चाहिए उतना कोशिका को देगा। उसके बाद कहाँ पहुंचा देगा इसको? हमारे लिवर में और हमारी मसल में। लिवर में और मसल में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देगा बाबूजी? स्टोर कर देगा। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज आया ब्लड से, अधिक मात्रा में है तो कहां पहुंच जाएगा? लीवर में और मसल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसको कहा था? ग्लूकोज के टूटने को।
और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को क्या कहते हैं जी? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलती है? एटीपी से। हम एटीपी सीधे तौर पर नहीं खाते, हम क्या लेंगे जी? भोजन। भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब हमने भोजन में लिया तो पाचन तंत्र ने उसको किसमें तोड़ दिया? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज किसके कहाँ पहुंच गया? हमारी ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे रक्त में पहुंच गया। ये रक्त सबसे पहले किसको देगा? कोशिका को, जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है, जहाँ पे ऊर्जा बन रही है। ये कोशिका क्या करेगी? इस रक्त का इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कर देगी, माने कि इसको तोड़ के क्या बना लेगी जी? एटीपी का निर्माण कर देगी। क्या कर देगी? ग्लाइकोलाइसिस कर देगी। लेकिन जब कोशिका को आवश्यकता नहीं है तो अतिरिक्त मात्रा में कहाँ पहुंचेगा ये? हमारे लीवर में और मसल में। लीवर और मसल में किस रूप में स्टोर होगा ये? ग्लाइकोजन के रूप में। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जो ब्लड ग्लूकोज है, जब वो लीवर और मसल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। बात समझ आई? क्या कहेंगे जी? ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? ब्लड का जो ग्लूकोज है वो समाप्त होगा, ठीक है भाई। अभी तो हमने भोजन किया तो ब्लड में ग्लूकोज है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त भी होगा। तो वो कहाँ से लेगा? जहाँ पे स्टोर किया, मसल से और लीवर से, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब शरीर को, कोशिका को दोबारा से ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, ब्लड में नहीं रहा तो कहाँ से लेगा? लीवर से और मसल से, ठीक है। इनमें इनमें किस रूप में स्टोर है? ग्लाइकोजन में। तो ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन दोबारा से कहाँ पहुंच जाए? क्या बना देगा? इसका ग्लूकोज बना देगा, और ये ग्लूकोज फिर से सेल में पहुंच जाएगा। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्या कहते हैं जी? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेलाइसिस। अब क्या होगा? जब हम लंबी दूरी तक अभ्यास करते हैं, ठीक है, अधिक समय तक क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, तो जो रक्त में ग्लूकोज है वो भी समाप्त होगा, उसके बाद लीवर का भी समाप्त होगा और मसल का भी समाप्त होगा। अब कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो है, तो ये कहां से जाए? किसके पास जाएगी? फैट व प्रोटीन के पास, वसा व प्रोटीन के पास जाएगी। और यहां से क्या करेगी? वसा और प्रोटीन को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? ये ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेलाइसिस। ग्लाइकोनियोजेनेलाइसिस, ठीक है जी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेलाइसिस। और किसी नए सोर्स यानी कि वसा व प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेलाइसिस। बात समझ आएगी जी? हमने क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया, और ग्लूकोज कहाँ पहुंचा दिया? कोशिका में पहुंचा दिया। अब क्या करना है? अब हमारे पास तीन सिस्टम है, हमारे पास तीन सिस्टम है जो इस कोशिका के ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी साइकिल, ठीक है जी। सबसे पहला होता है एटीपी सीपी सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है? फोस्फोजन सिस्टम। फोस्फोजन सिस्टम। दूसरा क्या होता है हमारे पास? ग्लाइकोलाइसिस। इसको और क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी कह देते हैं, ग्लाइकोलाइटिक, या इसको हम ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं।
क्योंकि तीन जो वैज्ञानिक थे उनका नाम ईएमपी से था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसको हम और क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। और क्या है इसका एक और नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये तीन सिस्टम है शरीर में जो क्या करते हैं, ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस एटीपी को तोड़ते हैं। इनके माध्यम से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटीपी सीपी सिस्टम। ठीक है जी, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटीपी सीपी सिस्टम। ये दो चीजों से मिलकर बना है, एटीपी सीपी सिस्टम हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से, एटीपी व सीपी। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि एटीपी क्या है। एटीपी क्या है, एटीपी की खोज 1929 में, 1929 में कार्ल नोहमैन के द्वारा एटीपी की खोज की गई थी 1929 में। ठीक है, ये होता क्या है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये एडिनोसिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि दो प्रोटीन से मिलकर बना है, राइबोज व एडिनाइन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमने कहा किसको, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि दो अन्य प्रोटीन से मिलकर बना है, राइबोज व एडिनाइन। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी, तीन फॉस्फेट, ट्राई यानी तीन और फॉस्फेट यानी फॉस्फेट के अणु जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिनोसिन में तीन फॉस्फेट के अणु जुड़े रहते हैं। बात समझ आ गई। इसके बाद क्या है, सीपी। सीपी यानी कि सीपी को हम और क्या कह देते हैं, पीसीआर भी कह देते हैं, पीसीआर। ठीक है, यानी क्रेटीन फॉस्फेट, क्रेटीन फॉस्फेट, या इसको फॉस्फोक्रेटीन भी बोल देंगे। ठीक है जी, सीपी या इसको पीसीआर भी कह देंगे, क्रेटीन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटीन। ये क्या होता है, ये किस किस से मिलकर बना है, नाम से ही पता चल रहा, क्रेटीन और फॉस्फेट। क्रेटीन क्या है, क्रेटीन हमारे कुछ जो अमीनो एसिड है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो हमारे अमीनो एसिड है उनके मिलने से बनता है। ठीक है, क्या, क्रेटीन। इसका निर्माण कहाँ होता है, लिवर में, पैनक्रिया में और किडनी में। लिवर, पैनक्रिया और किडनी में इसका निर्माण होता है, और हम इसको बाहर से भी लेते हैं। ठीक है, भोजन से भी, जितने भी हमारे नॉन वेजिटेरियन भोजन है, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, अंडे में नहीं होगा, अंडा, मांस, मछली, और जो मिल्क प्रोडक्ट है हमारे, डेयरी प्रोडक्ट है, उनमें भी क्या होगा, क्रेटीन होगा। ठीक है, जब ये क्रेटीन कहाँ पहुंचेगा, हमारी कोशिका के अंदर एंटर करेगा, तो इसमें क्या, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रेटीन फॉस्फेट। बात था जी, ऊर्जा बढ़ाने के लिए शरीर में तीन तंत्र कार्यरत होते हैं, जिसमें पहला है हमारा एटीपी सीपी सिस्टम, इसको हम फॉस्फोजल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक या ईएमपी पाथवे, और तीसरा है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके नाम है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, इन पे क्वेश्चन आता है, ये तीनों प्रक्रिया होगी कहाँ, कोशिका के अंदर। ठीक है जी, हमने देखा था, हमने ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेज दिया था, है ना। तो ये तीनों प्रक्रिया कोशिका के अंदर होगी, लेकिन ये जो ऊपर वाली है दो, कौन सी, एटीपी सीपी सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस, ये कहां पे घटित होगी, हमारे सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, जो मांसपेशी कोशिका है उसके द्रव्य में।
सार्कोप्लाज्म में। और जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एटीपी सीपी सिस्टम कहाँ घटित होता है, तो सार्कोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस भी सार्कोप्लाज्म में और ऑक्सीडेटिव सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए क्योंकि ऐसा लगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस कहते हैं, तो सारी जो है कार्यक्रम उधर ही चल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, एटीपी सीपी सिस्टम किससे बनता है, एटीपी और सीपी दो चीज है। एटीपी क्या है, एटीपी की खोज 1929 में कार्ल लोहमैन के द्वारा की गई थी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एडिनोसिन क्या है, एक प्रोटीन है जो दो छोटे प्रोटीन राइबोसोम और एडिनाइन से मिलकर बना है, और इसके बाद इसमें क्या, 3 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सीपी यानी कि क्रेटीन फॉस्फेट या पीसीआर भी लिखा जाएगा, यानी फॉस्फोक्रेटीन। ये किससे मिलकर बना, क्रेटीन और फॉस्फेट के अणुओं से मिलकर बना। क्रेटीन का निर्माण कहाँ होगा, लिवर, पैनक्रिया और किडनी में होगा। किसके द्वारा, हमारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मिलके क्रेटीन का निर्माण करेंगे, और जब ये कोशिका में एंटर करेगा तो इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जी, क्रेटीन फॉस्फेट। बात समझ आई। अब क्या होता है, जब हम अभ्यास करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास भी कैसा, बात क्या आती है, अभ्यास भी कैसा, अभ्यास कैसा, एनएरोबिक। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीपी सीपी सिस्टम कब सक्रिय होगा, जब हम अभ्यास कैसा करेंगे, एनएरोबिक। या कह सकते हैं हाँ, एनारोबिक क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। या कह सकते हैं जब अभ्यास की तीव्रता कैसी होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम या सब मैक्सिमम, यानी कि अभ्यास की तीव्रता 85 से 100% होगी। ठीक है, अभ्यास की तीव्रता 85 से 100% होगी। या ये भी कह सकते हैं कैसा अभ्यास करेंगे, जब हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिस अभ्यास में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का कार्य है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है जी, कोई ऐसा अभ्यास जिसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगती हो, तब सक्रिय कौन होगा, हमारा एटीपी सीपी सिस्टम। तब हमें ऊर्जा कहां से मिल रही होगी, एटीपी सीपी सिस्टम से मिल रही होगी। ठीक है, किस स्थिति में, एनाएरोबिक, जब अभ्यास एनाएरोबिक हो, या मैक्सिमम या सब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का कोई अभ्यास कर रहे हो, जैसे 100 मीटर, या शॉर्ट पुट थ्रो, या लॉन्ग जंप। जितनी भी हमारी जंप है, जितनी भी हमारी थ्रो है, वो सब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। या कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है, हमारे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के एग्जांपल है। और ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के हैं तो मानेंगे एनाएरोबिक के भी एग्जांपल है, और इनमें हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम और सब मैक्सिमम रहती है। लेकिन सर ड्यूरेशन भी कम है। हाँ जी, ड्यूरेशन भी मैटर करता है। हाँ जी, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, बात समझ आई। कब सक्रिय होगा, जब हम अभ्यास करेंगे, वो भी कैसा, जब हमारी इंटेंसिटी 85 से 100% होगी। या इनमें से हम कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि 100 मीटर में जो है कौन सा ऊर्जा तंत्र जो है आपको ऊर्जा देगा, तो एटीपी सीपी सिस्टम देगा। ठीक है, ओके जी। जब अभ्यास कैसा होगा हमारा, एनाएरोबिक होगा, तो क्या होगा, हमारे जो कोशिका का सेल में जो क्या है, सार्कोप्लाज्म, कोशिका का जो सार्कोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव्य है ना, उसमें क्या होता है, एटीपी स्टोर होगा। एटीपी स्टोर रहते हैं बहुत कम मात्रा में। ठीक है, जो स्टोर एटीपी है वो ऊर्जा देगा। ठीक है, कैसे, स्टोर एटीपी क्या हो जाएगा, एटीपेज एंजाइम की सहायता से, एटीपेज एंजाइम की सहायता से एटीपेज एंजाइम क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर देगा। हाइड्रोलाइसिस यानी कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी, और एटीपी क्या है,
एडिनोसिन, और इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन है और इसके साथ क्या है 1, 2 और 3, 3 फॉस्फेट है। जैसे ही हमने एनाएरोबिक अभ्यास किया, ठीक है, तो क्या कोशिका के सार्कोप्लाज्म में जो हमारा एटीपी स्टोर है उसको एटीपेज एंजाइम की सहायता से हाइड्रोलाइज किया जाएगा, और हाइड्रोलाइज होने से ये जो दूसरा और तीसरा फॉस्फेट है ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा फॉस्फेट इससे अलग हो जाएगा। ठीक है जी, जो तीसरा फॉस्फेट है क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। जैसे ही ये इससे अलग होगा तो ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है साहब, जैसे ही इससे अलग होगा तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो क्या मिलेगा हमें, एटीपी से क्या बढ़ेगा जी, एडीपी, यानी कि एक फॉस्फेट अलग हो गया तो 2 फॉस्फेट रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस पीआई क्या मिलेगा, और इससे पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है जी, जब एक एटीपी को तोड़ा जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को हटाया जाएगा, जैसे ही एक ये फॉस्फेट हटा तो क्या होगी, ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और पीआई हमारे पास बचेंगे। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और पीआई हमारे पास बच गए। समझ आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, इसी के टूटने से बनाइए, इसी के टूटने से हमारे पास बचा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, जो एटीपी है, जो मैंने क्या कहा था, स्टोर एटीपी है, स्टोर एटीपी है, लेकिन ये क्या है, बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, जब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी पे अभ्यास करते हैं तो ये केवल हमको 4 सेकंड बताएंगे, 4 सेकंड, केवल एटीपी की बात चली अभी, सीपी की बात नहीं है ना। जो एटीपी है केवल 4 सेकंड, या एवरेज हम कह सकते हैं 3 से 5 सेकंड तक हमें क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, एटीपी टूट गया और वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या था, सीपी भी था हमारे पास इस सिस्टम में, एटीपी सीपी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एटीपी का तो रोल हमने देख लिया, 4 सेकंड तक एटीपी ने हमें ऊर्जा दे दी। अब रोल किसका है, सीपी का। ठीक है, किसका है जी, सीपी यानी क्रेटीन फॉस्फेट। और अब ये क्या करेगा, क्रेटीन फॉस्फेट किस एंजाइम की सहायता से, क्रेटीन काइनेज, क्रेटीन काइनेज की सहायता से इस सीपी यानी क्रेटीन फॉस्फेट को तोड़ा जाएगा, और इसका एक फॉस्फेट किसको दे दिया जाएगा जी, एडीपी को दे दिया जाएगा। ठीक है जी, जो 2 फॉस्फेट बचे थे इसके पास, ठीक है, एडीपी को क्या कर दिया जाएगा जी, एक फॉस्फेट और दे दिया जाएगा। और ये फिर से क्या हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा जी, एटीपी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडीपी से दोबारा से उसको एक फॉस्फेट देके दोबारा से उसको एटीपी बनाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन भी हमारा 3 प्रकार का होगा, लेकिन फिलहाल जो है हम सामान्य जो फॉस्फोराइलेशन है उसके बारे में देखेंगे। बात समझ आई यहाँ तक, समझ आई, फिर से बताऊं, क्या बताया अभी तक मैंने, जब अभ्यास करेंगे कैसा, एनएरोबिक। एनएरोबिक अभ्यास आपको पता कैसे किया जाए, जब इंटेंसिटी 85 से 90% होगी तो एनएरोबिक अभ्यास कह देंगे उसको हम, या हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का कहीं प्रयोग करेंगे, जैसे कि 100 मीटर शॉर्ट पुट, थ्रो, लॉन्ग जंप और क्लीन जंप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ऐसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारी कोशिका के अंदर, कोशिका के सार्कोप्लाज्म में, कोशिका के सार्कोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में क्या स्टोर है हमारे पास, एटीपी स्टोर है। ठीक है जी, एटीपी स्टोर है। जैसे ही हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी पे अभ्यास शुरू किया तो ये एटीपी एटीपेज नामक एंजाइम की सहायता से, ठीक है, किस एंजाइम की सहायता से, एटीपेज नामक एंजाइम की सहायता से क्या हो जाएगा जी,
हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा और इस एडीपी का एक फॉस्फेट इससे अलग हो जाएगा, तीसरे वाला फॉस्फेट, ठीक है, जो अंतिम फॉस्फेट है वो इससे अलग हो जाएगा। तो क्या मिलेगी हमें, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जब ये फॉस्फेट इस फॉस्फेट से अलग होगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट थे तो ट्राइफॉस्फेट कह दिया था, 2 फॉस्फेट बच गए इसके पास तो डाइफॉस्फेट कह दिया। तो क्या बचा हमारे पास, एडीपी बचा और पीआई बचा, इसका एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एटीपी के टूटने के बाद एटीपी और पीआई बचा। बात समझ आएगी। तो जो ये स्टोर एटीपी है ये बहुत कम मात्रा में होता है हमारे पास, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के अभ्यासों में ये हमें केवल 4 सेकंड तक क्या देंगे जी, ऊर्जा देंगे। ठीक है, या एवरेज हम कह सकते हैं 3 से 5 सेकंड तक। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें जो सीपी है, सीपी यानी क्रेटीन फॉस्फेट, क्रेटीन फॉस्फेट को तोड़ा जाएगा किस एंजाइम की सहायता से, क्रेटीन काइनेज की सहायता से, और ये अपना एक फॉस्फेट को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। वो कहाँ पहुंचेगा, इस एडीपी के पास, और इस एडीपी में जो है, ये जो एडीपी है इसको दोबारा से अपना एक फॉस्फेट दे देगा और दोबारा क्या बना देगा, इसको एटीपी बना देगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। मात्रा में अब ये सीपी क्या करेगा, ये सीपी क्या कर रहा है, अपने फॉस्फेट ऐड कर रहा है इसमें, किसमें, एटीपी में। ठीक है, ये कितनी देर तक करेगा, ये लगभग 6 से 8 सेकंड। ठीक है, ये कब तक इसमें फॉस्फेट ऐड करेगा, 6 से 8 सेकंड। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एटीपी सीपी सिस्टम है वो कुल 8 से 12 सेकंड तक हमें क्या करता है जी, ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे अभ्यासों में, एनाएरोबिक अभ्यासों में, या कह सकते हैं हम 100 मीटर की दौड़, जो अगर हम 100 मीटर का एग्जांपल ले तो 100 मीटर जो है हमारी लगभग 10 सेकंड की हो जा, है ना। हमारे जैसे तो 15 सेकंड में करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन शुरू के 4 सेकंड में कहां से ऊर्जा आएगी, एटीपी से, और अगली 8 सेकंड तक कहां से ऊर्जा आएगी, जो स्टोर क्रेटीन फॉस्फेट है वो फॉस्फेट एडीपी में ऐड करेगा, वहां से क्या आएगी, अगली 8 मिनट ऊर्जा आएगी और हमारी 100 मीटर की दौड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 100 मीटर की दौड़ किसका एग्जांपल है, उसमें कौन सा ऊर्जा का तंत्र हमारा ऊर्जा देगा, एटीपी सीपी सिस्टम। समझ आ गई बात। अभी क्या हुआ, हमने क्या बताया था, जब एटीपी टूटता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट अलग होगा, मैंने बताया था एडीपी और पीआई। ठीक है, एडीपी का तो हमने बता दिया कि क्या हुआ, एडीपी को किसने, क्रेटीन फॉस्फेट ने एक फॉस्फेट दे दिया और ये दोबारा से क्या बन गया, एटीपी बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। क्या बाकी बचा हमारे पास, पीआई बाकी बचा, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इसको क्या करता है जी, इसको हमारा क्रेटीन, जो हमारा क्रेटीन है वो इससे बाइंड हो जाता है, दोबारा से सीपी का निर्माण कर देगा, क्रेटीन फॉस्फेट का निर्माण कर देगा। लेकिन जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और अभ्यास थोड़ा लंबा खींचना हो तो क्या होगा, जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये क्या करते हैं, कोशिका में आपने नाम सुना होगा एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाएगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करके कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा और कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण कर देगा। ठीक है जी, कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा, यानी कि इसको निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, और ये कर क्या रहा है, कैल्शियम हमारा मांसपेशी संकुचन में सहायता कर रहा है। कैल्शियम नहीं होगा तो मांसपेशी संकुचन कैसे होगा। जो एक्टिन है उसके ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है वो नहीं हटेंगे, है ना। तो क्या कह सकते हैं, मांसपेशी संकुचन में बाधा होगी और व्यक्ति को क्या होगी, थकान होगी। ठीक है, व्यक्ति को क्या होगी, थकान होगी। थकान के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक क्या है हमारा, पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, लैक्टिक एसिड खामाखाई बदनाम है। ठीक है, अच्छा, एक प्रोसेस क्या होता है, जब अभ्यास को
अधिक समय तक मैक्सिमम इंटेंसिटी पे किया जाता है तो क्या होगा, ये एडीपी है, ये सॉरी एटीपी है, यानी कि एडिनोसिन। एडिनोसिन में क्या है जी, 3 फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट मैंने बता दिया, ये अलग हो जाएगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन यदि इसको एडीपी बन गया, एडीपी बन जाएगा। लेकिन यदि इसको फॉस्फेट नहीं मिलेगा, यदि इसको फॉस्फेट नहीं मिलता तो ये एक और फॉस्फेट अपना रिलीज कर देता है। ठीक है, एडीपी हमारा जो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें यानी कि पहले 3 थे, एक अलग हो गया, तो क्या बचे जी, फॉस्फेट 2 बचे। तो ये अपना दूसरा फॉस्फेट भी क्या कर देगा, अलग कर देगा और ऊर्जा का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये क्या बच जाएगा, एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये आखिरी वाला नहीं हटता, इससे ये परमानेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये इससे नहीं हटता, सिर्फ 2 हट सकते हैं। तो क्या बन गया जी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी। ये एएमपी क्या करता है, एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम को क्या करता है जी, सक्रिय करता है, जो कि हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको सप्रेस करेगा, यानी कि मांसपेशी की जो संकुचन दर है उसको धीमा कर देगा। ठीक है, और ये शरीर को प्रेरित करेगा कि आप कम इंटेंसिटी पे अभ्यास करो। ठीक है जी, तो ये 2 चीज है हमारी क्या, थकान की वजह। और बाकी अन्य भी वजह है, लेकिन ये 2 वजह भी होगी हमारी क्या, थकान की। बात समझ आएगी। जो ये एटीपी सीपी सिस्टम है, ये रिस्टोर जो है उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, एटीपी जो हमारा टूट चुका, जिससे हमने ऊर्जा प्राप्त कर ली, ठीक है, एटीपी से हमने क्या कर ली, ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो ये लगभग 70% एटीपी जो है दोबारा से बन जाते हैं विद इन 30 सेकेंड। ठीक है जी, 30 सेकंड के अंतर्गत हमारे जो एटीपी हमने खर्च किए वे दोबारा से फिल हो जाएंगे, और 5 मिनट के अंदर जो है, 5 मिनट के अंदर जो है ये 100% तक जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाता है हमारा क्या, एटीपी। ठीक है, और जो सीपी है, जो क्रेटीन फॉस्फेट है, वो हमारा 84% पहले 2 मिनट में। जैसे ही हमने अभ्यास को बंद किया, पहले 2 मिनट में 84% एटीपी सीपी हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, दोबारा से पुनः भंडारण हो जाएगा इसका। अगले और 2 मिनट यानी कि 4 मिनट में ये 89% तक जो है रिस्टोर हो जाएगा, और टोटल 8 मिनट में ये क्या है हमारा 100% तक रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पूरा एटीपी सीपी सिस्टम है वो 5 से 8 मिनट में दोबारा से क्या हो जाएगा जी, रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसके रिस्टोर होने में भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। समझ आएगी बात, कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना।